देखना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में यूनिवर्सिटी ने तय की दोषी छात्रों की सजा। सूत्रों के मुताबिक छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 5 छात्रों को 2 सेमेस्टर का निष्कासन तय। एबीवीपी नेता सौरभ कुमार पर भी होगी कार्रवाई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का विवादित बयान, कहा साईं पूजा की देन है महाराष्ट्र का सूखा। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश पर भी बोले शंकराचार्य, कहा इससे बढ़ेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध। दिल्ली हिट एंड रन मामले में पहली बार हिरासत में लिया गया नाबालिग आरोपी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही पुलिस कर पाएगी पूछताछ। रात को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपा जाएगा नाबालिग। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल की सेहत में सुधार, 2 दिन में मिल सकती है छुट्टी। बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी। उत्तराखंड के बागी विधायकों की याचिका पर कल फिर सुनवाई। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता मामले पर जिरह हुई। विधानसभा स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन में 12 लाख की लूट, काउंटर से चाकू की नोक पर हुई लूटपाट। सुबह 5:30 बजे की घटना। और बस्ती में दहेज लोभियों की दरिंदगी, सोने की चेन न देने पर नवविवाहिता की जलाकर हत्या की गई। दहेज को लेकर परेशान करते थे ससुराल पक्ष के लोग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। 21वीं सदी के 1.5 दशक से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन हम आज भी उन सड़ी गली परंपराओं से जूझ रहे हैं जो परिवार और समाज के लिए बहुत घातक हैं। आगे कुछ कहने से पहले हम आपसे यह जरूर गुजारिश करेंगे कि अगर आपके घर बिटिया है, बेटी है, तो आज का प्राइम एजेंडा आप जरूर देखें, कहीं छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि आज हम ऐसे ज्वलंत मुद्दे की पड़ताल करने जा रहे हैं जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है और यह समाज के लिए एक ऐसा धब्बा है, एक ऐसा कलंक है जिसे हर हाल में मिटाना जरूरी हो गया है। दरअसल हम दहेज नाम से समाज में फैली ऐसी कुरीति का जिक्र कर रहे हैं जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया है, कई परिवारों की खुशियों में आग लगा दी है। इसी दहेज की बेदी पर कई बेटियों की बलि चढ़ाई गई और चढ़ाई जा रही है। हैरत तो तब होती है जब पढ़े लिखे और संपन्न परिवारों में भी दहेज की मांग की जाती है, और जब दहेज देने में परिवार असमर्थ होता है, अक्षम होता है, तो बेटियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। हाल ही में दहेज ने 2 परिवारों को डसा है। एक मामले में बीएसपी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री हीरालाल कश्यप की बेटी हिमांशी की मौत हुई है। हिमांशी के घर वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, इसी वजह से उसकी हत्या की गई। हिमांशी के पिता के मुताबिक हिमांशी के ससुराल वाले शादी के बाद से ही उसका उत्पीड़न कर रहे थे। उसकी सास लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग को लेकर हिमांशी को प्रताड़ित करती थी। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि हिमांशी को कई बार पीटा गया। हिमांशी की मौत के मामले में उसके ससुर और बीएसपी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा मामला दिल्ली के महरौली के चंदनहुला गांव का है, जहां शादी का माहौल अचानक गम में तब्दील हो गया। गांव के अब्दुल रज्जाक के घर बारात आनी थी, लेकिन दहेज लोभियों ने मांग पूरी न होने पर शादी ही तोड़ दी। शादी से एक दिन पहले लड़के वालों ने 5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से लड़की के पिता दहेज की इस मांग को पूरा नहीं कर सके। दहेज की वजह से सिर्फ शादी ही नहीं टूटी, बल्कि एक सपना टूट कर रह गया, एक उम्मीद टूट गई, अरमान जल गए। सवाल है कि आखिर दहेज के लिए बेटियों की बलि कब तक दी जाती रहेगी? कानून में दहेज लेना और देना दोनों जुर्म हैं, फिर इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या दहेज कानून इतना कमजोर है कि दहेज लोभियों पर लगाम लगाना मुश्किल है? क्या प्रेम विवाह को बढ़ावा देना दहेज प्रथा का एक हल हो सकता है? आखिर दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आखिर दुल्हन ही दहेज है कि मायने क्या हैं? आज प्राइम एजेंडा में इन सारे ज्वलंत सवालों पर है हमारा फोकस।
आप अंदाजा लगाइए हमारे देश में कि जिस देश के लिए कड़ा कानून हो, और हम फिर दोहरा रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता हो और उस पर कार्रवाई भी होती हो, इसके बावजूद बेटी की बलि एक तरीके से चढ़ाई जाती है। आज हम प्राइम एजेंडा में इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज की इस डिबेट में है। हमारे साथ प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान आज की इस डिबेट में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उदय साहे जी आज की इस डिबेट में है। सम्मानित रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रहे हैं और गिव बैक टू इंडिया नामक एक कार्यक्रम चला रहे हैं जो दरअसल इस कुरीति पर, दहेज जैसी कुरीति पर ही फोकस करता है। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्या जी हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और पिछले 30 वर्षों से एक लंबा तजुर्बा रखते हैं, जिस तजुर्बे के तहत अदालत में वो ऐसे मामलों को देखते आए हैं, उन्हें लड़ते आए हैं। हमारे साथ आज बीएसपी के नेता पूर्व मंत्री हीरालाल कश्यप हैं, और आज की इस डिबेट में वो एक ऐसे पीड़ित दुखी पिता हैं जिन्होंने अपनी लाडली को, अपनी बेटी को खोया है। और हमारे साथ शमीना शफीक हैं, बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के मुद्दों पर अक्सर टेलीविजन या फिर दूसरे कार्यक्रमों में बोलती रही हैं, अपनी बात रखती रही हैं। शमीना जी, सीधे हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आज पैनल बड़ा है और डिबेट में समय कम होता है। जिस देश में कानून हो कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, जिस देश में हम विकास के नए पैमाने गढ़ रहे हों, जिस देश में नेता सार्वजनिक मंच से लेकर सार्वजनिक सभाओं तक एक ही बात कहते न थकते हों, उस देश में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर और सुदूर बिहार और छत्तीसगढ़ के इलाके में भी बेटियां बलि पर चढ़ाई जा रही हों, सिर्फ इस एक दहेज के लिए हमसे एक समाज के तौर पर कहां गलती हो रही है? क्या हमारे कानून खोखले हैं या फिर कानून का पालन करवाने वाली जो एजेंसियां हैं वो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा रही हैं? चूक कहां हो रही है मैम? चूक सबसे ज्यादा जो हो रही है वो समाज में हो रही है। मैं आपको बताऊं, जितने भी कानून हैं उनका पालन करना या पालन ना करना ये समाज के हाथ में है। आज जब हमारी बेटी की हत्या होती है तो हमें लगता है कि हम पर बीती है, ये कितना बड़ा अपराध है, मगर जब तक समाज के और वर्गों के साथ ये होता है तो हम उस तरफ से आंख मूंद कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो अभी आपने कहा कि लड़की की बारात लौटी और उसके सपने टूट गए, उसके सपने बिखर गए, ये गलत बात है। हमें ये धारणा बदलनी पड़ेगी। सपने उतने ही उस लड़के के टूटे हैं जितनी उस बच्ची के टूटे हैं, और कोई सपने नहीं टूटे। मैं तो कहती हूँ वो लड़की एक दानव रूपी जो परिवार था वहां जाने से बच गई। ये उसके लिए ऊपर वाले की एक मेहर है कि उसकी जान बख्श दी गई और वो अपने परिवार के साथ आज सुखी है। तो हमें ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा कि लड़की बेचारी है, उसको अगर दहेज के लिए छोड़ दिया गया तो उसके सपने टूट गए। पहली बात। दूसरी बात, दहेज लेना जितना बड़ा अपराध है, दहेज देना उससे भी बड़ा अपराध होना चाहिए और है। मगर जिस वक्त हम 5 स्टार होटल्स में अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं, जिस वक्त हम 2-2 हजार रुपए के सिर्फ शादी के कार्ड छपवाते हैं, साथ में हम एक बहुत ज्यादा अपने जो स्टेटस है उसका दिखावा करते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि जिस बच्ची को हम अरमानों के साथ कहीं भेज रहे हैं, उनके घर वाले हो सकता है अपना जो दानव रूपी चेहरा है उसको सामने लाए और हमारी बच्ची की दुर्दशा करे। तो ये जितना बड़ा अपराध दहेज लेने वालों के लिए है, उतना ही दहेज देने वालों के लिए है। और इसमें जिम्मेदार समाज है, इसमें जिम्मेदार पुलिस भी है, क्योंकि पुलिस की नाक के ठीक नीचे बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, बड़ी बड़ी बारातें निकलती हैं, गाड़ियां सजा कर जो शादी का मंडप है उसके बाहर खड़ी कर दी जाती है कि ये दहेज में दी गई है। कहां गई कानून व्यवस्था? क्यों नहीं आता कोई रिपोर्ट करने के लिए, और क्यों नहीं आता कोई अपने आप एक्शन करने के लिए? आज आप किसी भी शादी को उठाइए, किसी भी शादी में आप चले जाइए, आप देखिए कि दहेज के नाम पर जितना सामान दिया जाता है वो बहुत खूबसूरती के साथ सजा के रखा जाता है शादी के पंडाल में। क्या पुलिस को नहीं दिखता? क्या सवर्ग के वो नेतागण जो कानून की दुहाई देते हैं या जिनके ऊपर कभी कभी खुदा ना खास्ता आप बीती भी गुजरती है, हम लोग सब अपना सूट पहनकर हम लोग जाते हैं उन शादियों में, दावतें खाते हैं। शमीना जी, बड़ा सवाल उठा रही हैं, कितना बढ़िया शादी, आप बड़ा सवाल उठा रही हैं। ये न केवल एक समाज के तौर पर हमारा फेल्योर है, हमारी दोहरी मानसिकता है, बल्कि जो आप बात कह रही हैं वो हमारे सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। उदय साई जी हमारी इस डिबेट में है। उदय साई जी लगातार जब सर्विस में रहे तब भी काम करते रहे हैं इस विषय पर, और जैसा कि हमने जिक्र किया कि गिव बैक टू इंडिया खास तौर से वो दहेज पर ही फोकस है। उदय साई जी, जो बात शमीना जी कह रही हैं
क्या वाकई यही वो बात है जो हमारे सिस्टम को या समाज को आईना दिखाने का काम करती है? दरअसल हम एक तरीके का दंभी व्यवहार करते हैं उदय जी। हम सिस्टम में एक चीज रखते हैं, व्यवहार में दूसरी चीज रखते हैं। हम दूसरे बेटी की शादी को एक नजरिए से देखते हैं और अपनी बेटी की शादी करने की बात आती है तो उसमें दूसरे नजरिए ले आते हैं। ये जो दोहरे मापदंड हैं सोसाइटी के, दरअसल यही वो स्थिति है जिसमें कड़े कानून होने के बावजूद हमारी बेटियां बलि पर चढ़ जाती हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले शमीना जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस बात को बड़े मुखर होकर उन्होंने कहा कि इसके मूल में क्या है। एज एन एक्स पुलिस ऑफिसर सबसे पहले मैं समझता हूं कि ये जो हुआ उसकी निंदा करना मेरा कर्तव्य है और इससे ट्रैजिक कुछ नहीं हो सकता, और मैं उस परिवार के प्रति सबसे पहले अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिसके यहाँ ये हादसा हुआ जी। लेकिन इस बहस में ज़रूरी है कि हम इससे आगे भी जाएं और इसके तहत जो डायनेमिक्स छुपी हुई है उसे समझने की कोशिश करें। पूरे दिल्ली में, हिंदुस्तान के दूसरे कोने की बात आप छोड़ें, दिल्ली या एनसीआर में आप देखेंगे बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अफसरों के घरों में शादियां होती हैं। मैं आज से 1 महीना पहले, मुझे याद है, एक बहुत ही दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर के यहाँ शादी थी और वो एनडीएमसी एरिया जो दिल्ली का न्यू दिल्ली 1 कहा जाता है, लटियंस दिल्ली कहा जाता है, उसके नाक के नीचे वो शादी थी और कम से कम उसके धूम धमाके को देख के ही मेरी आंखें चौंधिया गई और मुझे लगा कि एक कांस्टेबल को कैसा लगता होगा अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचते हुए जी। उसके पहले मुझे याद है कि डीसीपी वेस्ट में था और वहाँ के सांसद, उनके यहाँ शादी थी और वो सांसद का बैकग्राउंड भी लोगों को पता है। बतौर हवलदार उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और उस शादी में 1 किलोमीटर तक शानदार शामियाना लगा हुआ था और अफसरों का वहाँ नुमाइश हो रहा था जैसे उनके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने आए। कहीं ना कहीं हमें एकजुट होके ये शपथ लेना पड़ेगा और सबसे पहले शुरुआत में मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, तो मेरे 2 लड़के हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये शपथ लेना चाहता हूँ कि हमें कहना पड़ेगा कि दहेज हम लेंगे नहीं और देने वाले को भी कहना पड़ेगा कि दहेज हम देंगे नहीं, और इसका नतीजा सीधे ऑस्टेंशियस मैरिज के खिलाफ एक हुजूम क्रिएट करने की जरूरत है। पूरे कंट्री में एक जमाना था जो हमारे पॉलिटिकल नेता इन इश्यूज को सोशल लाइफ में उठाते थे, बॉयकॉट करते थे। अब बॉयकॉट करे कौन? आप पूरे कंट्री के जो लीडिंग लीडर्स हैं उनके बच्चों की शादियों का जाके नुमाइश देखिए क्या होता है, उसका फॉल आउट तो ये होगा ही, जो कि हुआ और हुआ वो हमारे लिए, पूरे समाज के लिए ट्रैजिक है। ये केवल हिंदू इंस्टीट्यूशन बन के नहीं रह गया है, आपके ही चैनल ने बिल्कुल इसके पैरेलल एक दूसरा मुद्दा उठाया है जहां एक मुसलमान के घर में इसी तरह का हादसा हुआ। उसका डॉरी डेथ नहीं हुआ ये मानता हूं, लेकिन कल ये वहां भी हो सकता है। तो समाज के तमाम वर्ग, तमाम धर्म, तमाम तबके को ये चीज खाई जा रही है और जब एक्सट्रीम हो जाता है तो आप 498A, उदय जी, पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा में न केवल आप ये शपथ ले रहे हैं बतौर एक जागरूक नागरिक इस देश के, बल्कि हमारे जो तमाम दर्शक देख रहे हैं इस वक्त उन तक भी एक मैसेज आप ये पहुंचा रहे हैं। लेकिन सर, हम समझना ये चाहते हैं आपकी पूरी सर्विस, मतलब एक पुलिस ऑफिसर के नजरिए, एक पिता के नजरिए से और अब एक जिम्मेदार नागरिक के नजरिए से, कि क्या हमारे समाज का दोहराव ही इस स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? आपकी बात का लबुलवाब क्या ये है? सबसे पहले ये है और उसके बाद मैं अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक पुलिस का सवाल है, कानून ये कहती है कि कोई कंप्लेंट करेगा और कंप्लेंट करने का जब एक्सट्रीम होता है, 304B का जैसे मुकदमा ये दर्ज हुआ, मुकदमा कब दर्ज हुआ? जब लड़की की मौत हो गई, लेकिन उसके पहले जब कुछ गुजर रहा था तो ये बात रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। रिपोर्ट नहीं करते लोग। 498A में इसका प्रावधान जरूर है, लेकिन अगर आप डाउरी एक्ट को देखें, 3 और 4 सेक्शन का इस्तेमाल इस केस में भी किया गया है। कितने डॉरी एक्ट के तहत केस दर्ज होते हैं यूपी में चेक करें या दिल्ली में चेक करें, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसका मतलब कि कोई कंप्लेनेंट सामने आके नहीं कहता कि हमारे से ये डिमांड किया गया है या फलाने ने दिया है। समय आ गया है कि कहीं ना कहीं हमें
अपना दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा। जी और उदय जी, ये- हम धर्मेंद्र आर्या जी के पास आना चाहते हैं, चूंकि कानूनी लड़ाई अदालत में उन्होंने पिछले 30 वर्षों से लड़ी है इस मुद्दे को लेकर, और ऐसे तमाम मामले उन्होंने देखे हैं जैसा कि हमने परिचय में बताया। हम जरा एमडी सर के पास भी आना चाहते हैं। हम जरा एक बार हीरालाल कश्यप की उस दुख भरी नजर से देखें जिसमें ब्लेम तो है, लेकिन क्या कहीं उस दोहराव की स्वीकारोक्ति भी है। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मारूफ रजा साहब मौजूद हैं, और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो लोग भी हैं जो महरौली के पास चानन हुला गांव से आते हैं, और वो माता पिता भी हैं जिनकी बेटी की बारात नहीं आई, सिर्फ इस बात को लेकर नहीं आई कि वो दहेज की उस मांग को, उस मुकम्मल मांग को पूरा नहीं कर रहे थे। हमने शुरुआत में जो बात कही, शमीना जी ने उसका जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, इस बात को इस नजरिए से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे नए नजरिए से देखा जाना चाहिए कि एक लड़की बच गई दहेज दानवों के चंगुल में आने से। मारूफ जी, हम आएंगे आपके पास। आज हमें लगता है कि डिबेट थोड़ी बड़ी और लंबी करनी पड़ेगी। हम धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहते हैं। समाज के दोहराव का जिक्र शमीना जी ने किया, लेकिन कानून भी तो दोहराव पर ही खड़ा है सर। देखिए, दरअसल बात यह है, इसमें सबसे बड़ा दोष जाता है हमारे लेजिस्लेचर पर, जिन्होंने इस तरह का कानून बनाया। कानून के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाव करने के लिए या उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कि दहेज के लॉबी है। अब यहाँ पर क्या है, दहेज किसको कहा गया है? दहेज केवल मात्र उन्होंने उसको इंक्लूड किया है जहां मांग की जाती है। जहां मांग नहीं की जाती है और माता पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसको दहेज की जो है ना परिभाषा में नहीं लिखा उन्होंने कहा है कि वो माता पिता लड़की के लड़के के जो चाहे वो अपनी मर्जी से अपनी हैसियत के मुताबिक जो है गिफ्ट जो है अपनी बच्ची को दे सकते हैं या अपनी बहू को दे सकते हैं। अब आप ये बताइए, स्टेटस कौन तय करेगा कि इनका स्टेटस क्या है और किस तरीके से ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं? बस उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एक लिस्ट बनेगी, वो सारे के सारे गिफ्ट्स जो आप दे रहे हैं, और ये देखा जाएगा कि वो आपकी हैसियत में आते भी हैं या नहीं आते। लेकिन अक्सर क्या देखा गया है, इसके उलट उन्होंने कहा है कि अगर कोई मांग करता है, अब देखिए जैसे महरौली का किस्सा था, यहां पर उन्होंने मांग की, ये तो रज्जाक की हिम्मत है जिसने जो है इस तरीके से उनकी मांग को ठुकरा दिया और जो है इस मामले को रिपोर्ट किया। अदरवाइज कितने माता पिता करते हैं, चुपचाप सहन कर लेते हैं समाज के डर से, क्योंकि उनको ये डर होता है कि आज अगर हम सगाई तोड़ेंगे तो कल हमारी लड़की की किसी दूसरी जगह पर जो है सगाई नहीं होने वाली। शादी कैसे होगी, वो तो एक बड़ा सवाल लटक कर रह जाता है कि शादी कैसे होगी साहब हमारी बेटी की। ये स्थिति है। मैं आपको बताता हूं, मेरी आंखों के सामने का किस्सा है। एक सगाई हुई, सगाई के नेक्स्ट डे ही जो लड़के के फादर ने जो है गोल्ड की डिमांड करनी शुरू कर दी, बाकी चीजों की डिमांड शुरू कर दी। और जिस समय लड़की के पिता को ये सारी बातें पता चली और लड़की के पिता ने उस समय स्ट्रेट अवे उनको मना कर दिया कि अब मुझे अपनी लड़की की सगाई आपके घर में नहीं करनी, शादी नहीं करनी। उसके बाद काफी दिनों तक ये आपस में बातचीत चलती रही। उन्होंने कहा नहीं, आप दहेज के लोभी हैं, मुझे शादी नहीं करनी। और फिर उसके बाद उन्होंने शादी तोड़ दी और आज उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब कहीं पर भी वो जाते हैं और कोई भी प्रस्ताव शादी का लेकर के जाते हैं और वहां पर समाज के अंदर जो दरिंदे बैठे हुए हैं, समाज के अंदर दहेज के लोभी बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले ये पूछते हैं, अच्छा पहले आप हमें ये बताइए, चाहे कितने भी करीबी दोस्त भी क्यों नहीं है, क्या पहले आप ये बताइए कि पहली सगाई जो आपने लड़की की तोड़ी तो क्यों तोड़ी? और जब इस तरीके के समाज के मापदंड हैं, जब इस तरीके के समाज में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़की और उसकी सगाई के बारे में इस तरीके की बातें की जा रही है, और जबकि ऐसे ऐसे लड़के जो कि उससे 19 है, 21 नहीं है, उनके माता पिता जब इस तरीके की बात करते हैं तो इस तरह का एक्सपीरियंस जब देखते हैं तब जो है माता पिता घबरा जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट नहीं करते। और जिस तरीके से जो है दहेज के लोभी जो भी डिमांड करते हैं उनकी मांग को पूरी करते रहते हैं। अगर पूरी नहीं करते तो शादी के बाद जो है लड़की को जो है प्रताड़ित किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, और अगर माता पिता रिपोर्ट कर देते हैं तो फिर वहां पर जो है उनकी जो गत बनती है। आप देखिए, सबसे पहले कोई डायरेक्ट थाने के अंदर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले मामला जाएगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अंदर। वहां किस तरीके के ऑफिसर बैठे हैं और वहां पर इंक्वायरी चलेगी। इंक्वायरी चलने के बाद लंबा समय इंक्वायरी में निकल जाता है। अब वहां कितना हरासमेंट होता है लड़की के पेरेंट्स का, आप देखिए। और जिस तरीके से बाकी लोग जो कह रहे हैं नहीं नहीं, आज
देखिए रोजाना इस बात की आवाज उठाई जा रही है, नहीं लड़कों को पीड़ित किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को पीड़ित किया जा रहा है और वो सब किया जा रहा है। और अगर मान लो ये सब रिपोर्ट पहले नहीं कराते तो फिर लड़की अपना बलिदान कर देती है, जैसे हिमांशी ने किया। धर्मेंद्र जी आते हैं, हम अगले हिस्से में आपके पास आते हैं। एमडी सर, हम आपके पास आना चाहेंगे, जिस समाज में इतना दोहराव हो और कानून भी उसी तरह के दोहराव पर खड़ा हो, हम उस समाज में कैसे ये उम्मीद करें कि दहेज को लेकर जो घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी? क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ तो सुविधा का खेल है, बड़ा करे तो उसे प्रदर्शन माना जाता है, हैसियत मानी जाती है, और छोटा उस प्रदर्शन के नीचे कहीं ना कहीं दबता चला जाता है। महरौली वाली जो घटना है वो तो कम से कम यही इशारा कर रही है सर। राजीव जी, सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ हर आदमी को पता है कि ये कानून है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी शादी में अगर हम जाते हैं तो खुलेआम हम ये देख सकते हैं कि वहाँ दहेज लेने देने का काम हो रहा होता है और इसके खिलाफ कोई पुलिस, कोई व्यवस्था कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब लड़की के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है शादी के बाद जब लड़की अपने परिवार वालों को बताना चाहती है या कोई ऐसा इंडिकेशन देती है कि मेरे साथ इस तरीके की कोई हरकतें हो रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके बावजूद जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं इस हिचक में या कोई शर्म कहें, समाज की शर्म कहें या कोई भी ऐसी बात कहें, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं लड़की वाले का जो कद है या जो सोसाइटी में माना गया है वो लड़के वालों से थोड़ा सा नीचे माना जाता है कि लड़की, अगर आप लड़की वाले हैं तो आपको थोड़ा सा कमजोर या नजर नीची रख के रखना चाहिए। कई बार आम बातचीत में कहते भी हैं कि साहब हम लड़की वाले हैं, थोड़ा दब के रहना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी वगैरह वगैरह। बिल्कुल ऐसी बातें होती हैं संबंधों में। ये हमारे देश के संस्कारों में एक तरीके से लड़की को सिखाया जाता है कि भाई आप लड़की हो, आपको थोड़ा सा दबकर रहना है, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। ये हमारे देश के संस्कारों में हमारी बेटियों को सिखाया जा रहा है और आज तक उन बेटियां उन चीजों पर फॉलो करती हैं। तो शादी के बाद लड़की जब अपने परिवार वालों को कहीं ना कहीं बताती भी है कि मेरे साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, तो लड़की वाले के परिवार वाले कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं उन चीजों को दबा करके कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाए और घर टूटने की नौबत ना आ पाए। जहां तक मुझे लगता है हीरालाल जी ने जो बातें बताई अभी ये डिबेट होने से पहले, ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है। शायद ये अगर इन्होंने उससे पहले जब बेटी ने इन्हें पहले कुछ चीजें बताई थी, उस समय अगर इन्होंने इस तरीके का कोई एक्शन लिया होता, कोई कंप्लेंट करी होती, तो शायद आज हमारी हिमांशी बहन हमारे बीच में मौजूद होती। और जो कल का इंसिडेंट हुआ है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन परिवार वालों को, उन माँ बाप को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है और मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हिम्मत दिखाई, जिससे उन्होंने दहेज की मांग करी जिस लड़के वाले ने, और इन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, आप हमारे यहाँ बारात लेकर मत आइए, आप अगर आज हमसे इस तरीके की डिमांड कर सकते हैं तो शादी के बाद आप किस तरीके की डिमांड करेंगे। जी, वो परिवार हमारे साथ मौजूद है, हम उस परिवार के पास जाएंगे, लेकिन आपने चूंकि हीरालाल जी का जिक्र किया, हीरालाल जी आज हम आपसे कुछ जिम्मेदार भरे सवाल भी करना चाहते हैं, हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र एमडी सर कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप मंत्री रहे, आप एक जागरूक नागरिक भी हैं, कानून का भी आपको अच्छी तरह पता है, क्या वाकई ये हुआ था कि हिमांशी समय समय पर आपको इंडिकेशन दे रही थी, उस परिवार की हरकतों के बारे में बता रही थी, लेकिन आपने भी वही कोशिश की जो ज़्यादातर बार परिवार करते हैं कि नहीं, घरेलू मामला है, निपट जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, चलो इतना दे देते हैं, इतना तो नहीं होगा। क्या ऐसी आप लोग भी कोशिश कर रहे थे? कतई आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये स्थिति इस हद तक जा सकती है? मैंने बहुत कोशिश की समझाने को, कई बार उसने बेचारी ने शिकायत करने की कोशिश की कि मम्मी से ज़्यादा बात करती थी, मम्मी से उसने कहा कई बार, हम लोग कई बार आए, हमारा आना जाना लगा ही रहता था। कई बार सांसद जी से मैंने बात की, सांसद जी ने परिवार में कभी कभी समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इन्होंने भी कभी कभी घुमाने की कोशिश की कि गाड़ी अगर मिल जाए उसमें से कुछ पैसे की व्यवस्था मैं भी कर दूं, कुछ कम कर तुम कर दो। मैंने उनको समय भी कई बार दिया। और अभी फ़िलहाल में 25 तारीख को, इस पिछली 25 तारीख को मेरा दामाद, मेरी बेटी, उसके 2 रिश्तेदार आए घर पे, रात को रुके भी थे। मेरा फार्म हाउस है बराबर में 1 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ गाय हैं। मैं उनको गाय दिखाने के लिए गया, घुमाने के लिए गया, वहाँ फार्म हाउस पे ही खाना बना था उनका। मेरी बेटी ने मेरी पत्नी से कहा कि मम्मी, मेरी ननद और मेरी सास ट्वेंट कसती हैं,
बार बार कहती हैं कि क्या कमी है, लिया व्यवस्था कर दे गाड़ी की। तो मेरी पत्नी ने कहा मेरी बेटी से कि पापा को आ जाने दो, मैं बात करती हूँ। हम लोग शाम को घर पे पहुँचे, मैं था, मेरे दामाद थे, अंदर कमरे में बैठे। तो मम्मी ने ये बात मेरे सामने रखी कि व्यवस्था कर दो गाड़ी की। तो दामाद भी थे। तो मैंने दामाद से कहा, डॉक्टर साहब मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है मेरी व्यवस्था हो जाने दो। आगरा में मेरे साले का प्लाट पड़ा है पार्टनरशिप में। मैंने कहा उसमें से अभी मद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे, गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, देनी तो है ही। जब एक बार कह दिया तो जब नहीं, कश्यप जी, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था आपको कि ये जो मांग हो रही है इसका कोई अंत नहीं है? कहीं भी भीतरी कॉन्शियस में ये नहीं जग रहा था कि ये मांग आज गाड़ी के लिए है, कल किसी और चीज़ के लिए हो सकती है और इस हद तक जा सकती है? ये ठीक है कि वो आपके रिश्तेदार थे, आपके दामाद जब ये चीज़ें रख रहे थे, आप उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी स्थिति बता रहे थे कि साहब कुल मिला के कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो हम आपकी मांग पूरी कर देंगे। लेकिन भीतर ही भीतर एक पिता भी तो है आपके भीतर, वो ये भी तो सोच रहा होगा कि हम कहाँ तक ये मांगे पूरी करेंगे। जब शुरू में इनसे रिश्ता हुआ था, रिश्ता मैंने नहीं मांगा था, रिश्ता इन्होंने ही मांगा था। एक कार्यक्रम में मेरा लोकसभा का टिकट हो गया था, आंवला लोकसभा से बहन जी ने किया था, मायावती जी ने। तो 9 तारीख को मेरी घोषणा होनी थी, उसमें मंच सजा हुआ था। मेरी बेटी की ननिहाल भी वहीं है दातागंज में, जहाँ पॉइंट रखा था घोषणा होने का। इनके बच्चे भी आए थे, मेरे बच्चे भी आए थे। मैं तो इनके बच्चों को जानता था, आना जाना लगा रहता, ये मेरे बच्चों को नहीं जानते थे। उस दिन मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरी माँ, तमाम मेरे रिश्तेदार भी उस कार्यक्रम में पहुँचे। इनके भी परिवार के, इनकी बेटियाँ, इनकी पत्नी, इनके बेटे भी वहाँ पहुँचे। मेरी बेटी बराबर में और मेरी पत्नी बैठी थी, सोफे पे बराबर में इनकी पत्नी बैठी थी। तो दोनों लोगों ने, मेरी बच्ची को सब लोगों ने देखा, बोले ये किसकी बेटी है? तो लोगों ने बताया ये हिलाल कश्यप जी की बेटी है। बोली बड़ा सुंदर है, कौन से क्लास में पढ़ रही है? बोले ये एमए कर रही है, एमए कर लिया इसने। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। इन्होंने गाड़ी में, जब ये कार्यक्रम हमारा समाप्त हो गया तो ये दातागंज से हम लोग बदायूं की ओर चले। इन्होंने फ़ोन किया कि हिलाल कश्यप तुम मेरे पीछे ही पीछे चले आओ, हमें एक रास्ते में खाना खाना था एक जगह ककराले में, एक पूर्व प्रत्याशी थे, उनके यहाँ जाना था। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने कहा हिलाल कश्यप बेटी तुम्हारी बड़ा सुंदर है, एमए कर रही है, ये रिश्ता हमको दे दो। मैंने कहा पहले मैं घर पर पूछ लूँ। मेरी माँ भी हैं, मेरी पत्नी भी है, भाई भी हैं, सब हमारा कंबाइंड परिवार है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उनको बच्चों को बुला लो। लेकिन वो बच्चे, मेरी पत्नी, सारा परिवार ननिहाल चले गए थे, पीछे पीछे नहीं आए। ठीक। मैंने कहा अब वो नहीं आ पाएंगे, उनका खाना उना बन गया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे बधाई छोड़ दो और मैं 3-4 दिन बाद तुम्हारे घर आता हूँ। यानी कुल मिलाकर वो विवाह हुआ, दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह हुआ। हम सर समझना ये चाह रहे हैं कि एक पिता जो उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री रहा, एक व्यक्ति जो राज्यसभा का सांसद है, हम टेलीविजन स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं वो ये मानते हैं कि साहब एक सांसद के घर में क्या कमी हो सकती है, जो ट्रेंड सेट है वो ये मानते हैं कि साहब एक पूर्व मंत्री के घर में क्या कमी हो सकती है। हम समझना ये चाह रहे हैं साइकोलॉजिकली कि क्या कभी एक पिता को इस बात का दर्द हुआ हीरालाल जी कि ये जो मांग पत्र हमारे सामने आ रहा है, ये जो लगातार बड़ा हो रहा है, ये हमारी बच्ची के लिए घातक है, खतरनाक है, हम ऐसी कितनी मांगे पूरी करेंगे? इस गाड़ी की मांग से पहले भी क्या कुछ मांगे उस परिवार की तरफ से हुई थी आपसे? एक बार मेरी पत्नी से और उनकी हेमांशी की सास से इसी बात को लेकर तू में हुई थी। कोई तीज त्योहार होता था, कपड़े लाने हैं, ये लाना है, वो लाना है। तो मेरी पत्नी ने एक आध बार उनसे कहा कि अब तीज त्योहार का 1 साल का समय होता है, हमारे हिंदू रीति रिवाज में लड़की के यहाँ तीजों पे वैसे कपड़े लेते भेजे जाते हैं, मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। बोले अब 1 साल से ऊपर हो गया, अब नहीं हम लोग देंगे। लेकिन मेरी बेटी से ये लोग कहलवा देते थे। वो सीधी थी, पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, लेकिन इन चीज़ों को संज्ञान में नहीं ले पाती थी कि अरे हिमांशी तेरे यहाँ से अब की बार ये वाले कपड़े मंगा ले, ये सामान मंगा ले, मंगाती थी। हम लोगों ने कई बार उनसे कहा भी, समझाया भी। सांसद जी के लिए तो मैं तो वैसे भी बहुत करता रहता था,
जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें बढ़ चढ़ के अपने पैसे से खर्चा करता था। लेकिन अभी ज़्यादा 6 महीने पहले से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। 3 महीने पहले दामाद ने इनकी सास में इनसे ट्वेंटबाजी कर दी कि पड़ोस में गाड़ी आई है, वो आई है। तो मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मी जी हर समय मैं खाना खाती हूँ, हर जगह बैठती हूँ, आप लोग हर समय यही बातें करती हो, अब की बार मैं तुम्हें गाड़ी लेके ही आऊंगा। जी, ये वो स्थिति है। शमीना जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं। शमीना जी आ रहे हैं हम आपके पास, लेकिन उससे पहले हम जरा मारूफ साहब के पास जाना चाहेंगे। हम हीरालाल जी आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। दरअसल हम अपने दर्शकों के सामने वो स्थिति रखना चाह रहे हैं जिसमें 2 संपन्न परिवारों में ऐसे हालात बनते हैं, और संपन्न परिवारों में ही क्यों, किसी भी परिवार में एक छोटी सी मांग से एक चीज शुरू होती है और वो मांग अंतहीन मांग में तब्दील हो जाती है। हैसियत के तौर पर माता पिता करने की कोशिश करते हैं, इस सब के बावजूद कि इस देश में, जैसा कि एमडी सर ने कहा, उदय जी ने कहा, धर्मेंद्र जी ने कहा, हर कोई मानता है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी व्यवहार में यह किया जाता है और सजा किसे भुगतनी पड़ती है? उस मासूम बेटी को परिवार भी धकेल कर उसे उसी दलदल में फेंक देता है। हम शमीना जी आते हैं एक बार आपके पास, लेकिन हम जरा मारूफ जी से एक टिप्पणी ले लें। मारूफ जी, लंबे समय से पत्रकारिता में आपने इस तरह के विषयों को कवर किया है। हमें समझना चाहते हैं खास तौर से जो मुस्लिम माइथोलॉजी है उसके मुताबिक कि साहब जब कानूनन और धर्म दोनों हमें दहेज की इजाजत नहीं देते, फिर व्यवहार में ऐसी स्थितियां परिस्थितियां न केवल बनी बल्कि बन के वो लगातार मजबूत होती गई। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है सर कि हम लड़ने की भी बात करते हैं, बजाय लड़ने की चीजें और मजबूत होती जाती हैं। क्यों? ये विडंबना क्यों है? देखिए राजीव, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, दहेज लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, उससे बाज नहीं आते। तो पहली शुरुआत लड़की के घर से होती है। अगर वो इस पर पहले ही पाबंदी लगा दें कि हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे, ऐसे परिवार से शादी करेंगे जो डिमांड नहीं करेगा। लेकिन इसकी दूसरी शक्ल वैसी भी है, जैसे चर्चा में आई कि स्वतः लड़की के परिवार वाले गिफ्ट के तौर पे वो पूरा का पूरा तांता लगा देते हैं ससुराल वालों के सामने कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि जब बिन मांगे इतना कुछ मिल रहा है तो मांगने पे क्या कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें सामने, हालांकि मजहब इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि अगर हम बड़ी से बड़ी भी बात करें, शरीयत में भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आप बहुत ज्यादा दहेज देंगे तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां अगर अपनी बेटी की शादी कर देते हैं तो सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो अपनी बेटियों की शादियां कैसे करेंगे? तो समाज में एक चिंता का विषय है और इसको सोचना भी बहुत जरूरी है। मैं जब से चर्चा हो रही है, मैं हिमांशी की माताजी मेरे साथ हैं, उनके जो रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन उन्होंने पहले दिखाए होते राजीव, तो मुझे लगता कि आज उनकी बिटिया उनके साथ जीवित होती, हंस खेल रही होती और आगे जिंदगी के बाकी जो उसके सपने अधूरे थे वो पूरे कर चुकी होती। जिस तरीके से हिमांशी आपको बताती थी कि वक्त वक्त पर वो आपसे डिमांड कर रहे हैं उसके ससुराल वाले, तो आपने कभी मना नहीं किया कि बेटा क्यों, हमने आपको जो दिया सबसे बड़ा दहेज आप ही हैं हमारे लिए? हमने यही कही थी, हमने इतनी सुंदर बेटी थी ये, उन्हें हमने इतनी पढ़ी लिखी अपनी बेटी थी ये, सब जगह ले जाएंगे, यही तो दहेज है एक। वो कहती मम्मी अब की बार दे दो, हमें अब की बार दे दो, अब नहीं कहेंगे। फिर हम कहते थे लली बार बार तो हमसे यही कहती रहती हो, हम तो नहीं दे रहे। बोली नहीं दे रही हो तो फिर बोलो हमें फिर टॉर्चर करेंगे, मम्मी बार बार ताना देते हैं, बार बार ताना देते हैं। हमने कहा 1 साल तक हमने दे तो दिया, अब हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। तो मेरी बेटी का चे कर दिया उनने। आखिरी बार जब आपकी बात हुई आपकी बेटी से, उसका क्या कहना था? उसका कहना था, आई थी घर पे, यही कह रही थी मम्मी गाड़ी की कह रहे हैं हम, तो हमने कहा गाड़ी हमें इतनी जल्दी कहाँ से दे देंगे, पापा से तुम्हारी बात करेंगे हम, प्लाट भेजेंगे, फिर गाड़ी की देखो सोचते हैं, ये कह दी थी हमने। राजीव, आप देख सकते हैं कि माँ की पीड़ा अपनी जगह है, दर्द वही है, लेकिन अब इस दर्द को आप कह सकते हैं, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन उसका एहसास उस माँ को है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दर्द दिखाए जो माँ आज दिखा रही है। काश जी, मेरी एक ही बेटी थी, बहुत सीधी थी, किसी से लड़ना ही नहीं जानती थी, उसकी सास बड़ी टॉर्चर करती थी, ये चीज़ लेके आओ, वो जो मैं तो कह देती थी अब मैं कहाँ से दूँ, इतना तो मैंने दे दिया, कह मम्मी एक बार और दे दो,
चलो कोई नहीं, एक बार और दे दो। एक बार मुझे करंट भी लग गया जब मुझसे कह रही थी। हमने कहा हमने 1 साल तक भेज तो दिया, अब हम नहीं भेजेंगे। बोले अच्छा। तो हमने तो गाड़ी की कह रही है, देखो हम बात करेंगे देंगे कि नहीं गाड़ी देंगे। लेकिन अब आप बार बार उसकी डिमांड को, उसकी बातों को क्यों मानते रहते थे? क्या ये डर था कि अगर नहीं देंगे तो शायद उसके साथ कुछ और होगा? मैंने कहा मेरी बेटी खुश रहे। मारूफ जी, हम अंदाजा लगा सकते हैं इस दुख का, और हमने शुरुआत में अपने दर्शकों के लिए कहा था कि अगर आपके घर में बेटी है तो आप ये कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि ये जो कहानी, ये जो स्थिति आज है, ये किसी भी तीसरे चौथे परिवार में बन सकती है, और वो परिवार इन्हीं हालात से गुजरता है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मेहरौली का चांदनहुला गांव का एक परिवार हमारे साथ है जिसने शादी से इनकार किया है, और शमीना जी जो टिप्पणी कर रही थी वो ज्यादा बेहतर इस परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है। हम थोड़ा और आगे बढ़ें, समाज और सिस्टम के इस दोहराव को और जरा विश्लेषण में ले जाएं, और फिर इसकी रोकथाम कैसे हो, क्योंकि यहां बड़ी दूसरी स्थिति है। यहां जो कानून के कर्णधार हैं वही जब बड़े बड़े शानो शौकत और बड़े खर्चों में शादियां करते हैं तो उदाहरण कौन पेश करेगा? समाज में भी तो उदाहरण पेश करने की जिम्मेदारी बड़े लोगों पर होती है। शमीना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी जब हीरालाल कश्यप जी बोल रहे थे। मैम अपनी बात पूरी करें, फिर हम इस डिबेट को थोड़ा आगे ले जाएंगे। मैं एक जल्दी से बात कहना चाहती हूँ। पीछे ज़्यादा एक 3-4 महीने पहले एक टीवी पैनल डिस्कशन में एक हमारे साथ पैनलिस्ट थी जो बहुत सीनियर ऑफिसर रही है फॉर्मर, और वो दहेज पर ही डिस्कशन हो रहा था। और जब हम आधे घंटे का डिस्कशन करके स्टूडियोज के बाहर आए तो वो बोली 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं एक 5 स्टार होटल में शादी करने के लिए मतलब बाध्य हूँ, क्योंकि मेरी लड़की ने मुझ पर प्रेशर डाला हुआ है कि 5 स्टार में ही शादी होनी चाहिए मेरी। और वो खुद परेशान थी, कह रही थी मैं दहेज के लिए यहाँ बात कर रही हूँ, और मैं अपनी बच्ची के होने वाले हस्बैंड के जो शेरवानी के सिर्फ बटन आए वो 5 लाख रुपए के आए, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से पूरा करूंगी, और डर भी लगता है कि जिस लड़की की शादी ऐसे हो रही है वो बाद में क्या होगा। जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में लड़कियां भी अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करती हैं कि वो दहेज दें और एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली सो कॉल्ड शादी करें। तो कहीं ना कहीं जो अभी आप बात बार बार हीरालाल जी से पूछ रहे थे कि उनकी मनस्थिति क्या है, मैं समझ सकती हूँ कि लड़की, एक तो ये जो जोड़ने वाली बात है कि हमारी लड़की पराया धन है, वो किसी के घर की शान बनने वाली है, तो जो दे सकते हो दे दो, इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। हम अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी औलाद किसी के घर संभालने के लिए, किसी को घर की शान बनने के लिए अगर देते हैं तो उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। कानून में जो लूपहोल है वो बहुत बड़ा लूपहोल है। दहेज के नाम पर गिफ्ट आप बनाकर कुछ भी दे सकते हैं, वो कानून में बदलाव की जरूरत है। मगर उसके साथ साथ माँ बाप, क्योंकि वो बड़े हैं, उनमें ज्यादा समझ है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम एजुकेशन नामक दौलत अपनी बच्चियों को दें, और अगर हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम एफडी बनाकर उस लड़की के नाम पर दे दें, ताकि उस बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो और उसकी ससुराल में उसकी इज्जत भी हो कि उसके नाम पर कुछ पैसा है। जो अनफॉर्चुनेट है ऐसा ही होता है। ये जो पूरी आज इस माँ की पुकार सुनकर दिल दहल जाता है, मगर यकीन जानिए आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी न जाने कितनी माएं रो रही होंगी, क्योंकि उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, वो दहेज नहीं इकट्ठा कर पा रही हैं, या उनकी बेटियां बहुत जिल्लत सह रही हैं क्योंकि वो दहेज का डिमांड नहीं पूरी कर पा रही और शमीना जी जो कह रही हैं, बिल्कुल शमीना जी आप जो कह रही हैं वो हमारे समाज का सच है, हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा, और हमारी बेहतरी के लिए अच्छा यही होगा कि इसे हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लें। यही वो स्थिति परिस्थिति है। कानून एक तस्वीर दिखाता है, समाज और परिवार दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, और बेटी चूंकि 2 परिवारों को जोड़ने का काम करती है, इसलिए यकीन मानिए उस पर जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो 2 गुना होता है, वो दोनों तरफ से मारी जाती है। और एक बात यह भी है जो शमीना जी ने कही कि आजकल हमने दहेज देने को ही एक स्टैंडर्ड मान लिया है। वैसे तो इस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी काम की नहीं है, जिन्हें हमने स्टैंडर्ड का नाम दे दिया है। कई बार बेटियां भी इस बात के लिए जिम्मेदार होती हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड के लिए उस दहेज की डिमांड करते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना चाहते हैं, लेकिन हम उदय जी आपकी एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। फिर तो हम ये मान लें कि ये स्थिति बनी रहेगी, मतलब हम अभिशप्त हैं इसी तरह के समाज में जीने के लिए
क्योंकि सिवाय दहेज को लेकर एक कानून बना देने के हम तो आज के दौर में कोई चेतना नहीं देखते। हम तो ये देखते हैं कि जो संपन्न परिवार हैं या जो भी कर सकते हैं या जो समाज के दबाव में रहते हैं वो चाहे कर्जा लेके करें, लेकिन वो दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हम ये नहीं देखते कि कहीं भी ये हमने देखा हो कि नहीं साहब वो बहुत करोड़पति आदमी थे और उन्होंने बिल्कुल साधारण शादी की है। जब समाज में ऐसे उदाहरण ही नहीं आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम मान लें कि यही स्थिति रहने वाली है? मान लेने से नहीं चलेगा, चलेगा एक्शन लेने से। और समाज के जो लीडरशिप रोल में लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स हों या पॉलिटिकल लीडर्स, उनके अंदर ये गट्स, ये मोरल करेज होना चाहिए कि आगे बढ़कर इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ हों, उठाएं और एकजुट हों। जिस तरह नीतीश कुमार ने एक अभियान छेड़ा है बिहार में नशेबंदी के खिलाफ, क्या कारण है कि पूरे कंट्री में एक चीफ मिनिस्टर के पास इतनी गट्स और करेज नहीं है कि उठ के कहे कि ना मैं लूंगा और ना लेने दूंगा, ना मैं अपने घर की में दहेज लूंगा और ना मैं इस पूरे राज्य में दहेज देने वाली संस्था और रीति को बढ़ावा दूंगा। आज वो समय आ गया है कि हमारे यहाँ के तमाम लीडर्स अलग अलग फील्ड के, जिस तरह का आपने इसे प्राइम एजेंडा बनाया है, अपने राज्य का एजेंडा बनाएं कि इसको सामाजिक लेवल पे हम अप्रूव करेंगे। गिव बैक टू इंडिया में हमने ये छोटी शुरुआत अपने तरीके से यही की है कि मेंबर वही बनेगा जो शपथ लेगा कि अपने घर में इस तरह की चीज वो ना होने दे और ऐसी शादियों में वो जाने से बॉयकॉट करे। उसमें आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, स्कॉट के डॉक्टर्स हैं और कई युवा लोग हैं जो एकजुट हो रहे हैं। आए हम इस तरह का मुहिम पूरे देश में छेड़ें और कहीं ना कहीं हमें खड़ा होकर कहना पड़ेगा बहुत हुआ, अब बात से केवल नहीं चलेगा, हम एक्शन की तरफ बढ़ें और इसके खिलाफ एकजुट हों। हमें करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उस करके दिखाने की इस वक्त जरूरत है। और सवाल इच्छा शक्ति का है, चाहे वो सामाजिक इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो या किसी भी तरह की इच्छा शक्ति हो, उसके बगैर नहीं चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां लेना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार दो स्थितियां हैं। आपने एक मां की वो करुणा देखी जो कलेजा फाड़ देती है। आप यकीन मानिए, हम बार बार कहते हैं कि जिसके परिवार में होता है वही समझता है। एक और स्थिति है और मारूफ जी उस स्थिति के साथ हैं। वो स्थिति यह है कि एक ऐसा परिवार भी उनके साथ है जिस परिवार ने दहेज लोभियों के यहां अपनी बेटी को देने से इनकार कर दिया। न केवल इनकार कर दिया बल्कि बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराई। वो स्थिति भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।